Abstraction isn't just an art style, it's a way of feeling and seeing. Today, we are with an artist who speaks through color rather than words. Hello, I am Apurva Singh, दिल्ली बेस्ड कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्टिस्ट। लगभग 16 ईयर्स से मैं ये आर्ट वर्क्स कर रहा हूँ और इसमें मैंने अब तक फिर मोर देन 50 एग्जीबिशंस की हैं इंडिया एंड अब्रॉड। और कंटिन्यू बस ये वर्क मैं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा रियलिज्म पे मैंने काम किया है, बट टाइम के साथ साथ ये रियलिज्म एब्स्ट्रक्शन की तरफ मूव होता चला गया। तो आपको कब लगा कि जो एब्स्ट्रैक्शन है, जो आपका आर्ट स्टाइल है, वो आपकी विजुअल लैंग्वेज है? देखिए, स्टार्टिंग से तो रियलिस्टिक ही बनाता था, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है, कॉलेज में मैं था तो रियलिस्टिक से ही सीखना स्टार्ट किया। लैंडस्केप्स मैं बहुत करता था, वाटर कलर, स्पेशली वाटर कलर मैंने बहुत किया है। बट मुझे क्राउड बहुत अट्रैक्ट करते थे, क्राउड, भीड़, क्योंकि मैं बनारस का हूँ और बनारस के कारण मैंने शुरू से गलियाँ, क्राउड, क्राउडेड सिटी, घर ये देखा। और फिर उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में भी मुझे क्राउड, बिल्डिंग्स, फ्लैग्स, ये सारी चीज़ें दिखती चली गई। और अब क्योंकि वर्क मैं कर रहा था, स्टार्टिंग से क्राउड में मैं भीड़ देखता था और उसे ही बनाता था। मेरी अगर आप पहले की स्टेज की पेंटिंग्स देखें, तो उसमें बहुत क्राउड मैंने बनाया है और एक-एक ह्यूमन फिगर आप अगर काउंट करेंगे तो उसमें थाउज़ेंड्स ऑफ ह्यूमन फिगर्स भी दिखेंगे। बट टाइम के साथ-साथ ये चीज़ थोड़ी-थोड़ी एब्स्ट्रैक्शन की तरफ मूव होती चली गई। अच्छा, इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि जब मैं क्राउड बनाता था, पहले मैं लोगों को बनाता था, उनको देखता था। बट जब जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो मुझे ये समझ में आया कि लोग के साथ-साथ मुझे इनकी एनर्जीज़ दिख रही हैं, एनर्जीज़, फीलिंग्स दिख रही हैं। तो वो पूरा-पूरा क्राउड फिर वो कन्वर्ट होता चला गया एब्स्ट्रैक्शन में। तो अब जो मैं वर्क कर रहा हूँ, उसमें आपको बेसिकली कलर्स के पैच, लाइन्स, छोटे-छोटे डॉट, इस टाइप के पैटर्न्स और कॉम्पोजिशंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो ये आपकी एक कॉन्शियस चॉइस थी या धीरे-धीरे नेचुरली आपने इसको डेवलप किया? ये कॉन्शियस थी स्टार्टिंग में, जब अच्छा। मैं ह्यूमन फिगर्स बनाता था, बट फिर धीरे-धीरे ये एब्स्ट्रैक्शन की तरफ मूव होती चली गई और अब प्रॉपर एब्स्ट्रैक्शन में आ गई है, क्योंकि मुझे वो फीलिंग्स दिखती है। मतलब एक क्राउड, कहीं अगर मैं जैसे राजीव चौक पे कभी खड़ा हूँ, देख रहा हूँ वहाँ पे और देख के मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ और सोचता हूँ, अपने अंदर अपने आप से क्वेश्चन्स करता हूँ कि लोग किस स्पीड में आ जा रहे हैं। भीड़ एकदम तेज़ी से, मेट्रो का गेट ओपन हुआ और कितने सारे लोग बाहर निकले और अंदर गए। तो फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूँ कि ये एक स्पीड में ये किसी एम की तरफ जा रहे हैं। सबका एक एम होता है, वो उनका वर्क हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है। मतलब एक क्राउड का भी एक एम है, तो वो अपने एम से मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब मुझे वो एनर्जीज़ उनकी दिखती हैं, वो फीलिंग्स दिखती हैं। जी। तो आपकी ज़िंदगी के जो कुछ पुराने मेमोरीज़, प्लेसेस, एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी आपके काम में रेज़ोनेट करते हैं? बिल्कुल। क्योंकि बनारस से मैं रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक कलर्स दिखता है। एक कलर का मतलब कि कोई सर्टेन कलर नहीं, मतलब वहाँ के लाइफ़स्टाइल में एक कलर है। जी। तो वो कलर मैं फ़ील कर पाता हूँ अपने वर्क में, अपने आप में। जी। खुद में फ़ील करता हूँ, फिर वो मेरे वर्क में सबकॉन्शियसली रिफ्लेक्ट होता चला जाता है। जी। तो इस तरह से ये करता हूँ। हुँ। अब अगला सवाल मेरा इसी पे था, कलर पे, हुँ। क्योंकि कलर जो है वो आपकी प्रैक्टिस का हम देखते हैं कि एक सेंट्रल थीम है ना? तो जब आप किसी जो पेंटिंग शुरू करते हैं, तो आपके मन में रहता है कि मैं इस कलर में वो पेंटिंग करूँगा या फिर उसके आप लिहाज़ से शुरू करते हैं? या फिर मतलब आप पहले पैलेट डिसाइड करते हैं या फिर वो इवॉल्व होती चली जाती है? प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअली मैं अपने वर्क में, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं सटल टोन्स या अर्थी टोन्स बहुत यूज़ करता हूँ। कई बार ये अर्थी कलर्स पेस्टल कलर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जी। वो मेरे मूड के अकॉर्डिंग भी होता है कि जिस टाइप का मूड है उस टाइप के कलर्स आ जाते हैं, बट अर्दी कलर्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जी। रीज़न भी इसका एक छोटा-सा ये है कि इंडिया में ये अर्दी टोन्स बहुत आपको मिलेंगे, जी। क्योंकि यहाँ के काफ़ी सारे फार्म हैं और बिल्डिंग्स हैं, तो इनमें अर्दी टोन्स ही मुझे ज़्यादा दिखने देते हैं और वही मेरे कलर पैलेट में आते हैं। जी, तो वो जो कलर्स हैं, वो कुछ मीनिंग या इमोशन भी रिप्रेज़ेंट करते हैं। हाँ, उन कलर्स के साथ एक जुड़ाव, जैसे अगर मैं वार्म टोन की बात करूँ तो उसमें वो स्पीड उनकी दिखती है, वो
जिस भी एम से वो जा रही है, क्राउड जा रहा है, तो वो उनकी फीलिंग्स उस कलर में दिखती है। कभी अगर मैंने कूल टोन यूज़ किया है तो इसका मतलब है कि एक शांत, एक भीड़ भी एक वैसी भीड़ नहीं होगी जो कि किसी वर्क के लिए जा रही होगी। हो सकता है वो कहीं पे पिकनिक या कुछ ऐसा एनवायरनमेंट कहीं ट्रिप पे कहीं गया हो तो वहाँ पे ना ग्रीन, ब्लू ये कलर्स मुझे ज़्यादा दिखते हैं क्योंकि वहाँ पे पीस दिखता है। जी। बट वही एनर्जी में रेड, ब्राउन येलो आकर ये टोन्स ज़्यादा दिखाई देती हैं। अब मैं आपके प्रोसेस के बारे में जानना चाहती हूँ। जब आप एक कोई आर्ट वर्क बनाते हैं तो उसके पीछे का जो प्रोसेस है, उसके बारे में अब मेरा सवाल है। तो जो आप आर्ट वर्क जब आप करते हैं तो आपके आर्ट वर्क में टाइम, रिपिटिशन और पॉजेज़ हुँ, इसका कितना इम्पोर्टेंस है? क्या आप मतलब एक आर्ट वर्क शुरू करते हैं, उसके बाद आप फिर पॉज़ लेते हैं, कुछ सोचते हैं, फिर उस पे दोबारा काम करना शुरू करते हैं? या ये प्रोसेस है या फिर आप एक बार में ही उस आर्ट वर्क को कंप्लीट कर देते हैं? नहीं ये प्रोसेस एक्चुअली इसमें रिपिटिशन, टाइम एंड पॉज़ ये पॉज़ जो है ना ये बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है। जी। रीज़न क्या है कि हम जब कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड से, जी। तो जो फ़ेज़ हमारे माइंड में होता है वो अभी है और वो वर्क मैं करता रहा 2 दिन जैसे मैंने वर्क किया। हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद अगर हो सकता है कि मैं कुछ दिन का गैप ले लूँ, जी। कुछ बुक्स पढ़ने लग जाऊँ या कहीं घूम रहा हूँ, घूमने चला जाऊँ, तो उसमें थोड़ा-सा मूड चेंज हुआ। फिर एक बार फिर से मैंने कुछ दिन बाद स्टार्ट किया, तो फिर से उसमें फिर वही माइंडसेट के साथ मैंने फिर वर्क किया। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने कुछ पेंटिंग स्टार्ट की, वही पेंटिंग स्टार्ट की और कुछ दिन तक मैंने वो पेंटिंग की, उसके बाद कुछ अलग-सा मूड लग रहा है, तो मैं उस कैनवास को वहीं स्टॉप कर दिया मैंने और एक नया कैनवास स्ट्रेच किया और उस पे वर्क स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन तक वो कंप्लीट किया, फिर बीच में वो वाला माइंडसेट फिर से आया मेरा या उस टाइप का मूड फिर से आया, तो वो पुराने वाले कैनवास को स्टार्ट किया और उसे फिर कंप्लीट किया। देन मैं रिवर्ट हुआ फिर नए वाले कैनवास पे। जी। तो आपको कब पता चलता है कि ये आर्ट वर्क अब मेरा कंप्लीट हो चुका है, इससे मैंने काम कंप्लीट कर लिया? देखिए ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट और मुश्किल पॉइंट है जी। क्योंकि पेंटिंग स्टार्ट करना तो बहुत ईज़ी है, आपने कहीं से भी स्टार्ट कर दी पेंटिंग, लेकिन रुकना कब है, हुँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो कहीं भी पेंटिंग में एक्चुअली किसी भी पेंटिंग में या मेरी पेंटिंग में मुझे एक चीज़ लगती है कि कोई भी चीज़ डेकोरेशन के पर्पज़ से नहीं होनी चाहिए जी। या एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। हुँ। जितनी रिक्वायरमेंट है जब तक हमें लग रहा है हम पेंटिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं पेंटिंग के रूल्स की भी बात करूँगा, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, जी। लाइन, शेप, फॉर्म, कलर्स ये चीज़ें हुँ। और इसमें एक चीज़ आती है बैलेंस एंड हार्मनी। जी। तो जब मुझे लग रहा है कि अब ये पेंटिंग बैलेंस है, हुँ। अब इसमें कॉम्पोज़िशन परफेक्ट है, जी। जब मुझे लग रहा है कि अब इसमें और कोई नीड नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा ब्रश वर्क करने की या चारकोल यूज़ करने की, जी। तो वहीं पे मैं फिर पेंटिंग स्टॉप करता हूँ। ओके। आपके प्रेफर्ड मीडियम क्या-क्या है? मैं एक्रिलिक कलर्स, वाटर कलर एंड चारकोल ये 3 चीज़ बहुत यूज़ करता हूँ, स्पेशली चारकोल, इससे मैंने बहुत काम किया है। आप मिक्स मीडिया में भी काम करते हैं? हाँ। ओके, ठीक है। तो आप आर्ट सिखाते भी हैं जैसा मैं आपके बारे में जानती हूँ और हाँ, मैं आर्ट की क्लासेस लेता हूँ। जी। मैं टीचर हूँ तो काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली 11th-12th के। अब क्योंकि ये जो 12th वाली स्टेज होती है ना, ये एक करियर बनाने का टाइम होता है कि जी। इसके बाद उनका होता है कि अब मुझे किसी सर्टेन फील्ड में जाना है। हुँ, हुँ। तो काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने मोटिवेट किया है आर्ट के लिए और मोटिवेट करने का मतलब ये नहीं कि बस मैंने किसी को भी मोटिवेट किया। जी। किसी स्टूडेंट के अंदर अगर मैंने ये चीज़ फ़ील की कि हाँ, उसे आर्ट इन डेप्थ उसे बहुत पसंद है और जी। वो उस फ़ील्ड में जाना चाहता है, तो मैं उसकी पूरी हेल्प करता हूँ, हुँ। गाइड करता हूँ और मेरे कई स्टूडेंट हैं जो कि अब अच्छे आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और कुछ पास आउट होके अपना खुद का वर्क कर रहे हैं, पेंटिंग्स कर रहे हैं। अ बिग कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट ठीक क्योंकि ये किसी भी टीचर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन हाँ, होता है। मेरे लिए तो ये सबसे खुशी की बात है कि मैं अपने इस एम में सक्सेस हो पा रहा हूँ हुँ। कि कुछ स्टूडेंट को वाक़ई में मैंने एक सही दिशा दी, जी। जो कि शायद और कोई होता तो वो पढ़ा के बस जैसे उसकी 12th कंप्लीट हुई वो और किसी फ़ील्ड में चले जाता। बट किसी को मैंने सही राह दिखाई तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जी, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये भी जानना था कि आपकी जो टीचिंग है, उसने आपकी प्रैक्टिस को जो
जो आपका नज़रिया है, वो कैसे बदला कि आप अपनी प्रैक्टिस को किस नज़रिए से देखते हैं? जब भी हम आर्ट वर्क करते हैं, तो हम बहुत सारी इमेजिनेशंस या हम कहें तो बहुत सारे रेफ़रेंस चाहिए। और क्योंकि मैं क्राउड पे वर्क करता हूँ, तो मुझे बच्चों से थोड़ा-सा एक मोटिवेशन मिलता है। बच्चे बहुत अपने आप में प्योर होते हैं। वो जो चाहते हैं वो बनाते हैं, जो उनको पसंद आता है वो बनाना चाहते हैं। जी। स्पेशली छोटे बच्चे, हालाँकि मैं नर्सरी केजी क्लासेस में तो नहीं पढ़ाता, बट उनकी आर्ट मैं देखता हूँ स्कूल में, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। क्योंकि वो लाइन्स जब ड्रॉ करते हैं ना, तो वो ये नहीं सोचते कि हमें बनाना क्या है। वो जहाँ मन कर रहा है वो बस बना रहे हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो कार बनाएगा, तो उसका कभी नोटिस करिएगा, कार के चारों पहिए एक लाइन में बनाएगा। जी। जबकि ऐसा नहीं होता। हमें कार की, अगर मैं सीखने की बात करूँ, तो हमें कार की ड्राइंग करते समय पर्सपेक्टिव का ध्यान देना होगा। जी। अकॉर्डिंग टू पर्सपेक्टिव, आगे की चीज़ें बड़ी दिखती हैं, पीछे की चीज़ें छोटी दिखती हैं। बट जो बच्चे बनाते हैं, वो एक लाइन में चारों पहिए बनाएँगे। जी। तो ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो बड़े प्योर हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जिसमें कि उन्होंने बनाने की कोशिश की, उनको जो लगा को उन्होंने बनाया। हुँ। हालाँकि जो बड़े बच्चे हैं वो सीखते हैं, तो वो उस हिसाब से करते हैं। जैसे मैं उनको सिखा रहा हूँ पर्सपेक्टिव, तो वो पर्सपेक्टिव को फिर अपने वे में बना रहे हैं। बट स्टूडेंट्स के साथ भी एक चीज़ है कि मैं उनको बाउंड नहीं करता हूँ। हुँ। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे स्टूडेंट हैं, उनको मैंने कहा कि आपको इसी टाइप से लाइन ड्रॉ करनी है। सबका अपना एक आइडेंटिटी है, और अपनी आर्ट में बेस्ट आर्ट वही है जिसमें आपकी आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो। जी। तो उनसे थोड़ा-सा मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मैं ये वर्क और करता हूँ। जैसे हम रिफ्लेक्शन और एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपका जो एब्स्ट्रैक्शनिज़्म है आपके वर्क का, वो आपको उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने की ज़्यादा फ्रीडम देता है, जो वर्ड्स नहीं कर पाते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो हम फीलिंग्स पे काम करते हैं। जी। जबकि वही अगर एक ड्राइंग मैं किसी का परफेक्ट एक ड्राइंग करूँ, तो वो एक लिटरल इमेज बन गई। जी। बट यहाँ पे जब ड्राइंग परफेक्ट कहीं मैं कर रहा हूँ, ड्राइंग कर ही नो केवल और केवल कलर्स और एक शेप बना रहा हूँ। हुँ। तो शेप्स में ना उसका एक फीलिंग या इमोशंस आपका रिफ्लेक्ट होता है। और आपने चूँकि बताया कि आप बनारस से हैं, तो एक बनारसी के तौर पे हुँ। मैं बनारस को कितना देख सकती हूँ आपके पेंटिंग्स में, आपके आर्ट वर्क में? देखिए, अगर आप एक लैंडस्केप ढूँढेंगी मेरी पेंटिंग में बनारस का, तो वो आपको नहीं मिलेगा। जी। क्योंकि मैंने कहा पहले कि मैं लिटरल इमेज कैप पे काम नहीं कर रहा हूँ। जी। एक उसका अगर आप फ़ील ढूँढना चाहें, तो वो फ़ील आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि उसके कलर्स और उसकी जो वाइब्रेशन है, वो उस पेंटिंग में रिफ्लेक्ट होती हैं। जी। जो मेरी पेंटिंग है, वो रिफ्लेक्ट होती हैं। हुँ। और आप कुछ और बताना चाहेंगे अपने आर्ट वर्क्स के बारे में, हुँ। जो हमने अब तक आपसे पूछा नहीं जो सवाल, ऐसा कुछ भी? अ, एक चीज़ है कि अगर आप मेरे आर्ट जर्नी की बात करें, जर्नी को देखेंगे, तो उसमें काफ़ी चेंज आया जी। है। स्टार्टिंग में जो मैं काम कर रहा था, हुँ। उसमें आपको डिटेल्स ज़्यादा मिलेगी और फिगरेटिव वर्क ज़्यादा मिलेंगे, बट धीरे-धीरे वो एब्स्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होते गए। और एब्स्ट्रैक्शन में भी ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन फिक्स स्टाइल ही मैंने किया। जी। एब्स्ट्रैक्ट वर्क में भी एक चेंज दिखेगा। हुँ। वो टाइम के साथ का चेंज है। जैसे-जैसे टाइम बीतता चला गया और आर्टिस्ट मैच्योर होता जाता है, हुँ, हुँ। तो उसका जो रिफ्लेक्शन है ना, वो बनता जाता है। टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट भी हम लोग ज़्यादा करते जाते हैं, जी। तो ये एक्सपेरिमेंट भी रिफ्लेक्ट होता जाता है हुँ, आर्ट वर्क में। हुँ। तो आप कोई कोई दिलचस्प फीडबैक किसी व्यूअर की तरफ से कभी आपको मिला हो, वो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? हाँ, काफ़ी सारे फीडबैक्स मुझे मिले हैं। और एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। अभी लास्ट शो मेरा लखनऊ में था। हुँ। लखनऊ में फ्लोरेसेंस आर्ट गैलरी ने शो किया था, और काफ़ी अच्छा शो था। उसमें बहुत लोग आए, और मैं लखनऊ से, जो कि मैं पास आउट हूँ, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से जी। मेरा मास्टर्स बैचलर एंड मास्टर्स हुआ है। तो वहाँ पे मैं करीब 10-12 साल बाद इस बार लखनऊ गया था शो में। और वहाँ पे एक स्टूडेंट आया मेरे पास, कॉलेज का ही स्टूडेंट था, और वो पास आउट हो गया है एक्चुअली कॉलेज से। वो फ्रीलांस वर्क कर रहा है। तो उसने मुझे कहा कि भैया, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते होंगे,
बट मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ और आज मौका मिल रहा है आपसे मिलने का। हुँ। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात हुई क्योंकि उसे मेरा वर्क बहुत पसंद है और वो सोशल मीडिया के थ्रू तो मुझसे कनेक्ट था और वो देखता था। हुँ, हुँ। बट ये मुझे एक पॉज़िटिव फीडबैक मुझे मिला कि मैं यहाँ पे भले हूँ बट कॉलेज में आज भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे एडमायर अगर कर रहे हैं तो मतलब मैं एक सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ। जी, क्योंकि वर्क के थ्रू ही कोई किसी को एडमायर कर सकता है आर्ट फील्ड में। बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत इंसाइटफुल था और आप ऐसे ही काम करते रहिए। हम सबको आपके काम में बहुत दिलचस्पी है, हमें बहुत अच्छा लगता है और थैंक यू फॉर योर टाइम।